हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो बेटा आज हम एक और चैप्टर आपका चिंटू नोट से रिवाइज करने वाले हैं जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, है ना। तो इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ पे शुरुआत होती है इस चैप्टर की, आपको फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक इंट्रोडक्शन दी जाती है और बहुत सारे साइंटिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनके नाम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया था उनको हम सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट हुआ था बेटा स्टार्च फॉर्मेशन पे, देखा था कि कौन सी लीफ स्टार्च बनाती है, यानी हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। एक वेरिगेटेड लीफ ली, ठीक है, उसको पार्शली ब्लैक पेपर से कवर किया और दूसरे हिस्से को एक्सपोजर दिया लाइट का। तो जिधर लाइट का एक्सपोजर था वो स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट शो कर रहा था और जहां एक्सपोजर नहीं था वो नेगेटिव टेस्ट शो कर रहा था। तो जिससे आपको पता चलता है, क्या आपको रिजल्ट मिला था कि प्रेजेंस ऑफ लाइट कितना जरूरी है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट से फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। सिमिलर एक्सपेरिमेंट हाफ लीफ पे मोल ने किया था, जिसको मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये किसके लिए किया था, CO2 की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या किया था इन्होंने, वही सेम हाफ लीफ लिया और उस बाकी की हाफ लीफ में से CO2 हटाने के लिए उसको इन्होंने KOH सॉक्ड कॉटन में रखा, है ना। KOH क्या करती है, सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी हाफ को CO2 मिल रहा था। जिस हाफ को CO2 मिल रहा था उसने लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस किया और स्टार्च के लिए बेटा पॉजिटिव टेस्ट दिया। दूसरे हाफ ने स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया, इसका मतलब CO2 इंपॉर्टेंट था। CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो ये था मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर एक साथ सारे साइंटिस्ट आपके पास यहाँ पर आ गए, सारे साइंटिस्ट का हम रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास नाम आता है जोसेफ प्रिस्ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का चांस है। 1770 में इनका एक्सपेरिमेंट था। 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इनको ही देते हैं, ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इनको ही देते हैं। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद है, बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने मोमबत्ती भी रखी थी और चूहा भी रखा था और प्लांट भी रखा था। तो इन्होंने क्या बताया था कि प्लांट कुछ तो ऐसा करता है जो फाउल एयर को क्लीन कर देता है, यानी वो CO2 ले लेता है और एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज करता है। बाद में पता चला था कि वो जो गैस रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी आप जोसेफ प्रिस्ली को देते हैं। दूसरे साइंटिस्ट आपके पास आए थे जैन इंजनहाउस। बेटा सीक्वेंस वाइज इनको याद रखना, ईयर या डेट जोसेफ प्रिस्ली याद रखना, काम चल जाएगा, ठीक है। फिर आए जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट प्रिस्ली वाला, वही बेलजार एक्सपेरिमेंट, लाइट की प्रेजेंस में और लाइट की एब्सेंस में रखा और इन्होंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है उसके लिए सनलाइट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। और दूसरा, ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला था वो सिर्फ ग्रीन पार्ट से रिलीज होता है। तो इन्होंने लाइट की इंपॉर्टेंस भी बताई थी, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स से ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये भी बताया था। इन्होंने जो प्लांट लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो हाइड्रिला था, हाइड्रिला लिया था, ठीक है। इंजन हाउस का काम हो गया। फिर आए साइंटिस्ट नंबर 3। अच्छा, ये हमको नहीं याद रखने, ये हमको नहीं याद रखने, ये हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये हमको यहाँ पर नहीं याद रखने। हम किनका नाम याद रखेंगे, हम रखेंगे साइंटिस्ट नंबर 3, जिनका नाम हमें याद रखना है वो है जूलियस वॉन सैश। हम याद करके रहे मिनरल न्यूट्रिशन हाइड्रोपोनिक्स इन्होंने दिया था, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर भी सैश का काम था। इन्होंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, वो ग्लूकोज बाद में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उसके सिवा बेटा कि ग्रीन पार्ट्स के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये सारी चीजें जूलियस वॉन सैश ने बताई थी, ठीक है। इन साइंटिस्ट का भी काम हुआ। फिर आए एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम है TW एंगलमैन। इन्होंने बहुत एलिगेंट सा एक्सपेरिमेंट किया था, जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो एक्शन स्पेक्ट्रम आप अभी पढ़ते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, लेकिन सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने बना दिया था। इन्होंने कौन सा प्लांट लिया था, क्लैडोफोरा लिया। क्लैडोफोरा और कुछ एरोबिक बैक्टीरिया की मदद से इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया। एक प्रिज्म लिया, अलग अलग तरीके की लाइट दी, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट दी। तो दो वेवलेंथ की लाइट में बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस शो हो रहा था, एक रेड में और एक ब्लू में, है ना। तो इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपको रेड और ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट में दिखता है, क्लैडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करके। फिर आए साइंटिस्ट नंबर 5, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वैन नील। इन्होंने हमें क्या बताया था कि जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन CO2 से ना रिलीज होकर वाटर से रिलीज होती है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, वहां पर इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस की अगर आप बात करोगे इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, जो भी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है ना, वो कार्बन फिक्सेशन करवाता है वहां पे और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस CO2 शुगर बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो वैन नील ने हमें क्या बताया था कि वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होगा,
CO2 से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। ये बात हमें वैन नील ने बताई थी। फिर हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं हिल। हिल का नाम अब याद रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। हिल बेटा, आप अपहिल डाउनहिल लाइट रिएक्शन याद है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपने अपहिल डाउनहिल पढ़ा था, वही ये हिल नाम के साइंटिस्ट ने आपको दिया था। इन्होंने आपको लाइट रिएक्शन बताया था। डार्क रिएक्शन में आप C3 साइकिल भी पढ़ते हो, आप C4 साइकिल भी पढ़ते हो। मेल्विन केल्विन ने आपको C3 साइकिल के बारे में बताया था, और हैच एंड स्लैग ने आपको C4 साइकिल के बारे में बताया था। इसीलिए C4 साइकिल को हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। इसीलिए C4 साइकिल को HS के पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि हैच एंड स्लैग दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने हमें इसके बारे में बताया था वो मेल्विन केल्विन थे। तो कुछ साइंटिस्ट है, डायरेक्टली हम रिवाइज भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस चैप्टर का साइंटिस्ट, यहीं पर बहुत सारे आ जाते हैं, तो हमने सारे रिवाइज कर लिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर कि कहाँ हो रही है फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के अंदर होगी, लीव्स के अंदर होगी। लीव्स में मीजोफिल सेल होते हैं, एक मीजोफिल सेल में 20 से 100 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है। एक्चुअली जो साइट है जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है वो एक क्लोरोप्लास्ट ही होता है। इस तरीके से आपका क्लोरोप्लास्ट दिखता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक ग्रैना होता है, एक स्ट्रोमा होता है। जहाँ ग्रैना है वहां थाइलोकोइड्स है। ग्रैना एक्चुअली किसका बना हुआ है, थाइलोकोइड्स का बना हुआ है। इन थाइलोकोइड्स, थाइलोकोइड्स किसके अंदर है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इन्हीं थाइलोकोइड्स में सारे के सारे पिगमेंट्स है। यही पिगमेंट लाइट रिएक्शन करते हैं, इसलिए लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रैना में, है ना। तो आपके थाइलोकोइड्स हैं, थाइलोकोइड्स के पास पिगमेंट है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करेंगे। अच्छा, तो ये जो ग्रैना है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर कर क्या बनाता है, दो चीजें बनाता है, ATP और NADPH। लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनती हैं, ATP और NADPH। तो ये किसकी बात करी, लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ग्रैना में। सिर्फ लाइट रिएक्शन तो नहीं होता, डार्क रिएक्शन भी होता है। डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खाना बनता है तो इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अब ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। ये PYQ में आया हुआ है, लाइट रिएक्शन ग्रैना, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। ठीक है, अच्छा, लाइट रिएक्शन जो ग्रैना में हो रहा है, दो फोटो सिस्टम्स होते हैं आपके पास, PS1 PS2। तो PS1 PS2 दोनों होते हैं ग्रैना में, इस बात को याद रखना। और स्ट्रोमल लेमिली में सिर्फ PS1 होता है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ, ग्रैना में PS1 और PS2 दोनों होता है, तो दोनों की मदद से यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। स्ट्रोमा लेमिली में सिर्फ PS1 है, अकेला PS1 क्या करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा। अकेला PS1 क्या कर सकता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है। तो इन पोजीशन को प्लीज जरूर याद रखना बेटा, पोजीशन जरूर याद रखना कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लेमिली पे हो रही थी, सिर्फ PS1 था। नॉन साइक्लिक ग्रैना पे हो सकती है, वहां PS1 PS2 दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है जो हम सेल चैप्टर में डिटेल में देख चुके हैं। फिर आप बात कर रहे हैं कि थाइलोकोइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट है, हमने देख लिया थाइलोकोइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट है, कौन कौन से पिगमेंट है। तो प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 मेजर पिगमेंट होता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल ए, जो ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का है, क्रोमेटोग्राम में हमने उसके कलर्स देखे हैं, है ना। दूसरा आता है क्लोरोफिल बी, येलो ग्रीन कलर देता है लीफ को। जेंथोफिल येलो कलर देता है लीफ को। और कैरोटिनॉइड्स जो येलो से येलो ऑरेंज कलर देते हैं। तो कौन 4 पिगमेंट है आपके पास, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड। कौन सा कलर दे रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए। इनमें बेटा आपको पता है ये मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए आपके पास मेन पिगमेंट है, और बाकी ये तीनों आपके पास एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। बाकी ये तीनों आपके पास एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, ये बात हमको पता है। जो मेन पिगमेंट आपके पास क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है ना। ये सारे पिगमेंट्स मिलके मेन पिगमेंट प्लस एक्सेसरी पिगमेंट, ये मेन पिगमेंट प्लस एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ रिवीजन में थोड़ा सा इजी हो जाए। ये मिलकर फोटो सिस्टम्स बनाते हैं, ये मिलकर दोनों फोटो सिस्टम्स बनाते हैं, जिसमें जो मेन पिगमेंट होता है वो आपका रिएक्शन सेंटर होता है। जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो सारे मिलकर LHC बनाते हैं, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीना भी बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीना भी बोलते हैं। मेन पिगमेंट या चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, और बाकी सारे उसके साथ है। फिर आपके पास आता है बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ आपको कौन सा दे रखा है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप अलग अलग पिगमेंट यहाँ पर देख सकते हो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड।
अगर मैं यहाँ पर वेवलेंथ आपके सामने बनाऊं तो 400, 500, 600, 700, 400 टू 700 नैनोमीटर में आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है जिसे आप बोलते हो पार। तो पार के अंदर अगर आप देखोगे तो तीनों ही पिगमेंट, चाहे क्लोरोफिल ए ले लो, बी ले लो, मेजरली क्लोरोफिल ए और बी, आपको एक पीक दिखेगी यहाँ 400 के करीब, दूसरी पीक आपको दिखेगी 700 के करीब। तो इससे आपको क्या पता चला था कि मैक्सिमम लाइट जो एब्जॉर्ब होती है या तो ब्लू हो रही है या रेड हो रही है। एक्शन स्पेक्ट्रम यहाँ नहीं बना हुआ, बट एक्शन स्पेक्ट्रम में भी हमें यही पता चला था कि ब्लू और रेड लाइट के अंदर ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलता है। ब्लू और रेड में ही आपको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। जब इनको मर्ज किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जहां पर हो रहा है ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। इसकी पीक को हमने जब ओवरलैप किया एब्सॉर्प्शन की पीक से, तो क्लोरोफिल ए जस्ट इस पर मैच किया था, जिससे हमने बताया था कि क्लोरोफिल ए आपका चीफ पिगमेंट है। यानी मेजरली अगर कोई फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो क्लोरोफिल ए है। यहां से हमें पता चला था क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर बनाता है और बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट बनाते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट का क्या काम होता है? डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रिएक्शन सेंटर को देना। ठीक है, आगे देख ले, आगे देख ले। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होता है, ये बात हमको पता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन पे आ गए हम जी। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट का प्रेजेंस चाहिए। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर होती है लाइट रिएक्शन? ग्रेना में होती है। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, एटीपी और एनएडीपीएच बनता ही आया हुआ है। तीन स्टेप होते हैं, तीन चीजें होती हैं। वाटर टूटेगा, एटीपी एनएडीपीएच बनेगा, लाइट एब्जॉर्ब होगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो एंटीना बना रहे थे, एलएचसी बना रहे थे, उनमें सारी तरीके के पिगमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है। दो फोटो सिस्टम होते हैं आपके पास, एक PS1 और PS2 आपके पास होता है। हर फोटो सिस्टम में एक मेजर पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल ए बोलते हो, और बाकी सब बचे हुए हिस्से को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना बोलते हो। जो मेन क्लोरोफिल ए होता है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है ना। ये बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम क्या है? तो ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन सेंटर है PS1 और PS2 में अलग अलग है, डिफरेंट है। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसमें जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन शो करता है 700 नैनोमीटर पे। मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन शो करता है 700 नैनोमीटर पे, इसीलिए उसको P700 बोलते हैं। जबकि जो PS2 है वो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन शो करता है 680 नैनोमीटर पे, इसलिए उसको P680 बोलते हैं। तो दो फोटो सिस्टम्स आपके पास होते हैं। जैसी लाइट आती है फोटो सिस्टम पे, पिगमेंट मॉलिक्यूल उसको रिएक्शन सेंटर को देते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। तो ये जो एक्सेप्ट करे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और ये मिडिल में एक रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, अब एक बार के लिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? लाइट एब्सॉर्प्शन स्टेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप किसकी बात करो? नॉन साइक्लिक की, है ना। आप जेड स्कीम देख रहे हो, आप नॉन साइक्लिक देख रहे हो। नॉन साइक्लिक दिमाग में रखना। PS2 है, 680 नैनोमीटर की लाइट गिरी, रेड लाइट थी 680 नैनोमीटर की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, और फिर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से डाउनहिल आकर किसको जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन PS1 को। ठीक है, पूरा साइटोक्रोम से पास होता हुआ कहां पहुंचेगा? PS1 पे। PS1 का इलेक्ट्रॉन कौन एक्साइट करता है? जब 700 नैनोमीटर की लाइट जाती है तो PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, वो फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाता है, नेक्स्ट एक्सेप्टर के पास जाता है। फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? NADP पॉजिटिव, स्ट्रोमा से H+ उठाता है और क्या बन जाता है? NADPH। इस तरीके से आपके पास NADPH बनता है। ये जो पूरी स्कीम आपने पढ़ी कि पहले PS2 पर लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया यानी अपहिल, किसी एक्सेप्टर ने उसको पकड़ा और फिर ETS से वो नीचे आया यानी डाउनहिल। फिर PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, फिर से अपहिल, उसके इलेक्ट्रॉन फिर से डाउनहिल जाएंगे, NADP का फॉर्मेशन करेंगे, NADP पॉजिटिव से NADPH बनेंगे। इसी को आप Z स्कीम बोलते हो, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक Z शेप में आपको दिखाई देता है, इसलिए इसको Z स्कीम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हिलने दिया था, ये हमें हिलने दिया था। अब एक तरफ तो आप देख रहे हो मेम्ब्रेन में ये पूरा Z स्कीम चल रही है, अपहिल डाउनहिल चल रहा है। ल्यूमन में वाटर की स्प्लिटिंग हुई। वाटर की स्प्लिटिंग कौन करवाता है? PS2। याद रखना, वाटर की स्प्लिटिंग किसके पास हो रही है? PS2 के पास हो रही है। और कहां हो रही है? ल्यूमन के अंदर हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है जी? वाटर स्प्लिटिंग होता है। वाटर का स्प्लिट होगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन तो बाहर चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था 680 नैनोमीटर में, उसको रिप्लेस करने का काम करता है। वाटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन PS2 के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब PS1 भी तो एक्साइट हुआ था, उसके भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, उसको कौन रिप्लेस करता है बेटा? उसके इलेक्ट्रॉन कौन रिप्लेस करता है? जो PS2 से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर आ रहा था, वो PS1 को रिप्लेस करता है। ये पूरी साइकिल हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, अच्छा, पोजीशन याद रखनी है। वाटर स्प्लिटिंग कहां पर होती है? इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में होती है। प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन बनते हैं, ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है।
ल्यूमेन के अंदर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ल्यूमेन में ज्यादा, स्ट्रोमा में कम। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को डिटेल में दोनों चीजों को आपके सामने अलग कर दिया। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या है, आपको लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन करना है। एटीपी का फॉर्मेशन करना है चाहे क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अगर मैं ये फॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस में कर रही हूँ, यानी एटीपी का फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में कर रही हूँ, तो इसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिंपल है, क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले कौन सा पढ़ रहे हो, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में दोनों पीएस इन्वॉल्व होंगे, PS1 भी PS2 भी, आप देख सकते हो यहाँ पे। पहले लाइट आएगी आपके PS2 पे, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये आपके पास PS2 है और ये आपके पास PS1 है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो फोटो सिस्टम है, कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है पूरी, ये देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है पूरी, इसलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से एक्साइट होंगे और यहाँ पर जाएंगे। जिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B6F है, प्लास्टोसाइनिन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन PS2 से एक्साइट होते हैं वो जाते हैं फियोफाइटिन, साइटोक्रोम B6F के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन जाता है PS1 के पास, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको एटीपी भी मिलेगा, NADPH भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, बहुत बढ़िया। इसमें PS1 PS2 दोनों होते हैं। ग्रेना में ये प्रोसेस आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का होता है, इसे आप जेड स्कीम बोलते हो, ठीक है, हो गया खत्म। वहीं अगर मैं बात करूं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, देखो साइकिल में घूम गया, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, सिर्फ PS1 है। इलेक्ट्रॉन आप पूरा सर्कल कर कर वापस PS2 के पास आ जाते हैं, PS1 इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, PS2 नहीं, PS2 इनएक्टिव रहता है। इलेक्ट्रॉन घूम के वापस PS1 के पास आ जाते हैं, PS2 इनएक्टिव रहता है, ये भी PYQ में आया हुआ है। देखो बहुत छोटी छोटी चीज लाइट रिएक्शन से आई हुई है और क्वेश्चन ज्यादा लाइट रिएक्शन से ही बनते हैं, तो इसी को अच्छे से हमको पढ़ना होता है मेजरली इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोमा लेमिली पर ये होगा, क्यों, क्योंकि आपका PS1 स्ट्रोमा लेमिली पर है, ग्रेना पर PS1 PS2 दोनों है, वहां तो आपको मिल जाएगा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक आपको मिलेगा स्ट्रोमा लेमिली पे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्योंकि स्ट्रोमा लेमिली पे ना ही PS2 होता है ना ही NADP रिडक्टेज होता है। याद रखना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता। नॉन साइक्लिक में दोनों बनते हैं, आपके पास ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है, PS1 भी यूज होता है, PS2 भी यूज होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 यूज होता है और सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता। ये कुछ डिफरेंसेस याद रखना, ये ग्रेना में होता है और ये स्ट्रोमा लेमिली पे होता है, ठीक है, ये स्ट्रोमा लेमिली पर होता है। इन पे क्वेश्चन मिले हुए हैं इसलिए हमने इसको रिवाइज कर लिया। PS1 आपका 700 नैनोमीटर वाला है और जो PS2 है आपका वो 680 नैनोमीटर वाला है, ठीक है। नॉन साइक्लिक में ज्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस का एक्शन होगा क्योंकि PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बढ़िया, आगे चले। नॉन साइक्लिक साइक्लिक के बाद एक छोटा सा टॉपिक आपके पास आता है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की एटीपी कैसे बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनेगा। तो इतनी देर में हमने क्या पढ़ा है, एक तरीके की हाइपोथेसिस है जो एटीपी का बनना हमको समझाती है। पहली चीज, इस मैकेनिज्म में हमने क्या देखा है कि एटीपी बनाने के लिए आपको एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन। ये मैकेनिज्म हमें क्या कहता है कि आपको अंदर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा ताकि इस चैनल में से जब प्रोटॉन जाए तो एटीपी बन जाए, ठीक है, हमको पता है। प्रोटॉन्स कहाँ अक्यूमुलेट किए जाते हैं, इनसाइड द मेम्ब्रेन यानी ल्यूमेन में, ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेट किए जाते हैं। एटीपीज एक चैनल की तरह काम करता है जो कि मेम्ब्रेन पे है, ये सारे प्रोटॉन को वापस डिफ्यूज कर कर कहाँ भेज देता है, स्ट्रोमा में, और वहां पर एटीपी बन जाता है। उसको भेजने में जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपीज एंजाइम एक्टिवेट होता है और फाइनली एटीपी बनता है। यही आपका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, यही आपका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। प्रोसेस को भी डिटेल में देख लो, क्या है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, ट्रांसपोर्टेशन करना है आपको प्रोटॉन का, पहले आपको एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है। याद रखना 3 चीजें हैं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहली चीज वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर की स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन ल्यूमेन के अंदर आएगा और प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेट होंगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो मदद करती है आपकी प्रोटॉन के एक्यूमुलेशन में, वो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना फोटो सिस्टम में, वहां पर बेटा प्लास्टोक्विनोन है। ये प्लास्टोक्विनोन एक्चुअली प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। तो दूसरी चीज हो गई प्रोटॉन पंप, ये क्या करते हैं, सारे प्रोटॉन्स को ल्यूमेन के अंदर भेजते हैं, दूसरी चीज। तीसरी एक इंपॉर्टेंट मदद आपकी कर रहा है NADP रिडक्टेज एंजाइम, वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन उठाता है, NADP को NADPH.H पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है।
जिसकी वजह से स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाते हैं, ल्यूमेन में अक्यूमुलेट कर जाते हैं। तो 3 चीजें आ गई, प्रोटॉन पंप, वाटर स्प्लिटिंग, एनएडीपी रिडक्टेज। ये पूछा गया, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर क्रिएट होगा ल्यूमेन के अंदर तो H प्लस ज्यादा होगा ल्यूमेन के अंदर, तो पीएच कम हो जाएगा। ये भी पीवाईक्यू है, बहुत सिंपल सी चीज है, H प्लस ज्यादा पीएच कम, तो ल्यूमेन का पीएच कम हो जाता है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने से आपको फायदा क्या होगा? ये ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है ना, जब ये पास करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट ब्रेक होता कैसे है? जब ये प्रोटॉन मूव करते हैं ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ, किस में से मूव करते हैं? एटीपीएस, जो एफ नोट पार्टिकल है, एफ नोट F1 का जो एफ नोट पार्टिकल है वहां से मूव करते हैं। केमियोस्मोसिस क्या कहता है? इसके लिए केमियोस्मोसिस करने के लिए आपको प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, और एक एटीपीएस एंजाइम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जो एनर्जी यूज करेगा प्रोटॉन को पंप करने के लिए, एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगा ल्यूमेन के अंदर। अब वो हाई टू लो जब जाएगा तो एटीपीएस चैनल की तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन्स वापस आपके स्ट्रोमा में आ जाएंगे, एटीपीएस एंजाइम एक्टिव होगा और एटीपी बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस एक ही चीज को 2-3 बार अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, पर ये 3 पॉइंट जरूर याद रखना, ठीक है बेटा। आगे चले, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कंप्लीट, हर तरीके का साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्वेश्चन आपने देख लिया। फिर आता है बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेज या लाइट रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन। इस बायोसिंथेटिक और डार्क रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो अब जो एटीपी और एनएडीपीएच बनाकर लाए हो ना लाइट रिएक्शन से, उनको आप यूज करके शुगर बनाओगे, खाना बनाओगे इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए इसको डार्क फेज बोलते हैं। डार्क फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, जैसे एटीपी और एनएडीपीएच2, ठीक है। कहाँ होती है डार्क रिएक्शन? स्ट्रोमा। कहाँ होती है लाइट रिएक्शन? थाइलाकोइड ग्रैना में होती है, ठीक है। अच्छा, जब ये डार्क रिएक्शन होती है, कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो CO2 का फिक्सेशन करने पर एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जैसे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उन्हें क्या बोलते हैं हम? C3 प्लांट्स। इसको, इस पाथवे को बोलते हैं C3 पाथवे, इन प्लांट्स को बोलते हैं C3 प्लांट्स, इन प्लांट्स को बोलते हैं C3 प्लांट्स, ठीक है। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो CO2 का फिक्सेशन करते हैं तो एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, जैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इन प्लांट्स को बोलते हैं C4 प्लांट्स, इस पाथवे को बोलते हैं C4 पाथवे। इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स, और इस पाथवे को क्या बोलते हैं? C4 पाथवे, ठीक है। अच्छा, अब आप एक एक करके साइकिल पढ़ोगे तो सबसे पहले आपके सामने C3 साइकिल आ रही है। C3 साइकिल को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या आता है बेटा? प्राइमरी एक्सेप्टर, सबसे पहले CO2 किसने एक्सेप्ट किया? CO2 एक्सेप्ट करने के बाद पहला रिड्यूस्ड स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है? इस पे बहुत पीवाईक्यू आएगा, तो इनको जरूर याद रखना। अगर मैं सबसे पहले बात करूं केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल की, तो C3 साइकिल में जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो RuBP है। कौन है RuBP? राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, 5 कार्बन का होता है, ये एक्सेप्टर है। ये CO2 लेगा, ये CO2 लेगा और कन्वर्ट होता है 6 कार्बन के कंपाउंड में, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, 3PGA बनाता है, ठीक है। आप यहीं पर पहले एक बार केल्विन साइकिल देख लो। पहले आपके पास था RuBP, RuBP 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन में आपने एक CO2 ऐड किया तो 6 कार्बन का बना। इस स्टेप को, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन हुआ, 6 कार्बन। अब 6 कार्बन को आप तोड़ते हो, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनाते हो। ये 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, इसके आप 2 कार्बन बनाते हो, ठीक है। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करते हैं तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, जिसको आप ट्रायोस फॉस्फेट भी कह सकते हो। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, कितने मॉलिक्यूल? 2। याद रखना, इस कन्वर्जन के लिए, इस कन्वर्जन के लिए आपको 2 ATP और 2 NADPH की जरूरत है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 ATP, आपको 2 ATP और 2 NADPH2 की जरूरत है। दूसरा स्टेप हो गया, रिडक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। अब इस रिडक्शन में आपके पास जो 6 कार्बन है उसमें से एक कार्बन तो चला जाता है सुक्रोज बनाने या स्टार्च बनाने, ग्लूकोज बनाने, बचे कितने? 5 कार्बन। वो 5 कार्बन आगे किस में आते हैं? रीजेनरेशन में। रीजेनरेशन में एकदम लास्ट स्टेप, उन 5 कार्बन से RuBP वापस बनता है और इस स्टेप के अंदर एक ATP फिर से यूज होता है। तीनों स्टेप याद रखना, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन से बना क्या? 3PGA। रिडक्शन में कितने ATP यूज हुए? 2। कितने NADPH यूज हुए? 2। रीजेनरेशन में कितने ATP यूज हुए? 1। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना। साइकिल हमने देख ली, अब कुछ साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन देख लो। ये जो साइकिल है पूरी C3 साइकिल, ये आपको मेल्विन केल्विन ने दी थी, इसलिए इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कैसे, इनको कैसे पता लगा कि पहले कार्बोक्सिलेशन है, फिर रिडक्शन है, फिर रीजेनरेशन है? इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन का यूज किया है ना, प्लांट को वो वाले CO2 दी और देखना चाहा कि कहाँ 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 ट्रैवल हो रहा है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया, 14 कार्बन यूज किया। क्लोरेला सेनेडेस्मस ग्रीन एल्गी में किया था एक्सपेरिमेंट इन्होंने,
क्लोरेला हो गया, सेनेडेस्मस हो गया, ग्रीन एल्गी में किया था। एल्गी का फोटोसिंथेसिस इन्होंने ट्रेस किया था, और इन्होंने हमें क्या बताया कि पहले जब CO2 फिक्सेशन होता है, पहला कंपाउंड जो बनता है वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये PYQ में आया है, मैं आपको बता रही हूँ बेटा, क्वेश्चन इन्हीं से आता है बार बार। तो पहला कंपाउंड 3 कार्बन का है, उसका नाम क्या है आपके पास, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? तो एक्सेप्टर यानी सबसे पहले CO2 किसको मिला, वो 5 कार्बन का कीटोज शुगर है, RUBP। RUBP पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, 3PGA। 3PGA, ठीक है। अच्छा फिर लास्ट में आपको रीजेनरेशन भी करना होता है, RUBP वापस बनाना होता है। तो 3 फेसेस है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। पूरा केल्विन साइकिल आपने यहाँ पे देख लिया। एक एक करके दोबारा भी देख सकते हो। कार्बोक्सिलेशन में सबसे पहले RUBP को CO2 मिला, उसने 3 कार्बन का कंपाउंड बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलेशन होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड स्टेबल कंपाउंड है, ये आपसे पूछा भी गया है। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज की स्टेप में यूज होने वाला एंजाइम, एंजाइम का नाम है रुबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलेशन में यूज होने वाला एंजाइम रुबिस्को, ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, ये ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ बायोस्फीयर है, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ के आए। बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट एंजाइम रुबिस्को होता है, सबसे अबंडेंट एंजाइम बायोस्फीयर का रुबिस्को होता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में एनिमल प्रोटीन कोलेजन होता है, अबंडेंट एंजाइम बायोस्फीयर का रुबिस्को होता है। पहला स्टेप हो गया। फिर करोगे आप रिडक्शन। रिडक्शन में आपको 2 मॉलिक्यूल चाहिए ATP के और 2 ही मॉलिक्यूल चाहिए NADPH2 के, ताकि आप एक मॉलिक्यूल CO2 का फिक्स कर सको। सही बात है ना? तो 2 मॉलिक्यूल आप ATP के यूज करोगे, 2 ही मॉलिक्यूल आप NADPH के यूज करोगे, एक CO2 मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा और आप वहां से ग्लूकोज भी बना लोगे, हमने देखा था। लास्ट स्टेप आता है रीजेनरेशन का। RUBP को वापस रीजेनरेट करते हैं। इस स्टेप में फिर से एक ATP की रिक्वायरमेंट होती है, इधर 2 ATP और NADPH2 की होती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए, इधर 1 ATP की। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए। तो ये साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 बार। ये पूछा हुआ है बेटा, एक साइकिल में तो एक ही CO2 आया ना, ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी। एक CO2 बनाने के लिए 3 ATP लगते हैं, 2 तो रिडक्शन के टाइम लगे थे, एक रीजेनरेशन के टाइम लगे थे, है ना। और 6 मॉलिक्यूल अगर CO2 मुझे फिक्स करने हैं तो मुझे 18 ATP लग जाएंगे। सही बात है, मुझे 18 ATP लग जाएंगे। वहीं एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए 2 NADPH लगते हैं रिडक्शन के टाइम पे, तो 6 मॉलिक्यूल है तो मुझे 12 NADPH लग जाएंगे। तो टोटल आपके पास क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP 12 NADPH। ये नेट जो है आपको याद रखना है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP 12 NADPH, याद रखेंगे इसको, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पाथवे आपके पास आता है C4 पाथवे। C4 पाथवे को हैच एंड स्लैग भी बोलते हैं क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात C4 पाथवे के बारे में क्या है कि इनमें कभी C2 साइकिल नहीं होती। C3 में एक दिक्कत है कि कभी कभी इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, इसको ओवरकम कर चुका है आपका C4 प्लांट। C4 प्लांट में एक स्पेशल तरीके की एनाटॉमी होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रैंड्स एनाटॉमी। इनके पास ग्रैंड्स एनाटॉमी में अपने वेस्क्यूलर बंडल के बाहर, अराउंड देयर वेस्क्यूलर बंडल, इनके पास बंडल शीट सेल्स होते हैं। याद रखना, ये बंडल शीट सेल्स थिक वॉल्ड है, एकदम थिक वॉल्ड है, काफी सारी लेयर्स के बने हुए, यहाँ पर कोई गैस नहीं आ सकती। नो गैशियस एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज इसकी वॉल से हो ही नहीं सकता क्योंकि एकदम थिक है। ये है आपके बंडल शीट सेल्स और ये हैं आपके मीजोफिल सेल्स। कुछ चीजें जो C4 में याद रखनी है मैं यहीं पर ऐड कर रही हूँ। मीजोफिल में जो एंजाइम है वो पेप्केज है, बंडल शीट में जो एंजाइम है वो रुबिस्को है। C3 साइकिल इसीलिए बंडल शीट में होगी। मीजोफिल में लेकिन फर्स्ट CO2 फिक्सेशन होगा, पहला CO2 फिक्सेशन यहाँ पर होगा और दोबारा CO2 रिलीज इसके पास आकर किया जाएगा। तो एक आपके पास होते हैं मीजोफिल सेल, दूसरे आपके पास होते हैं बंडल शीट सेल्स। ठीक है, अच्छा तो इनके अंदर अगर आप देखोगे बेटा कौन कौन से प्लांट्स हैं C4 के एग्जांपल्स, इसकी एक ट्रिक मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ, मास, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है PYQ में। मास यानी कि मेज, एमरेंथस, शुगर केन और सोरघम। तो ये है आपके पास मास जो कि C4 पाथवे शो करता है। तो देखो यहाँ पर भी एग्जांपल में मीज और शुगर केन दे रखा है और ये आया भी है PYQ में। एक और चीज याद रखना, C4 प्लांट्स को ट्रॉपिकल प्लांट्स बोलते हैं, है ना, ट्रॉपिकल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 30 to 40 डिग्री सेल्सियस बेटा सर्वाइव करते हैं, हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा C4 प्लांट
हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। हाई लाइट इंटेंसिटी में रह सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये बात याद रखना, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है C4 पाथवे का। ठीक है, अच्छा। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इनका कौन है? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक 3 कार्बन का कंपाउंड है जो मीजोफिल में होता है, देखो पूछा हुआ है। प्राइमरी एक्सेप्टर भी पूछा जाता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड भी पूछा जाता है। अब पीपी था, उसने CO2 को फिक्स किया, तो पहला स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर क्या बना? 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये भी PYQ है। बस 2 चीजें याद रखनी बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। C3 का भी, C4 का भी। C3 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? RuBP। C4 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? PEP। C3 का पहला स्टेबल कंपाउंड क्या था? 3PGA। C4 का पहला स्टेबल कंपाउंड आपके पास क्या होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये याद रखना। ठीक है, ओके। फिर वो किस में कन्वर्ट होता है जी? मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। ये देखो, ये देखो, एक बार आपने पीपी को CO2 दिया, फिक्सेशन होगा, पहले स्टेप में फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन होने से आपके पास एक C4 एसिड बन जाएगा जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, लेकिन आप उसको ट्रांसफर करोगे, ट्रांसपोर्ट अलग एसिड के फॉर्म में करते हैं, यानी एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड के फॉर्म में करते हैं। आपने ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके एक CO2 हटेगा, वो जो CO2 डीकार्बोक्सिलेशन होगा वो केल्विन साइकिल में चला जाएगा, बचा हुआ एक C3 एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड। उसको आप वापस से भेजोगे आपके मीजोफिल सेल्स में, जहां पर वो फिर से रीजनरेट कर कर पीईपी बना देगा। यही स्टेप एक एक करके लाइन वाइज यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है। मैलिक एस्पार्टिक एसिड बना, ये जो कंपाउंड है, फिर आपने इनको कहाँ भेजा? बंडल शीट सेल्स के अंदर भेजा, जहां पर ये जो C4 एसिड था ये टूटा C3 एसिड में, यानी पायरुविक एसिड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस C3 साइकिल में, आपने देखा ये जो C3 एसिड था यानी पायरुविक एसिड था, ये वापस जाता है मीजोफिल सेल्स में और रीजेनरेट होता है पीपी में। सारे स्टेप हमने देखे। C3 साइकिल मीजोफिल में नहीं होती, डायरेक्टली कभी मीजोफिल में यहाँ पर C3 साइकिल नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है कि ये जो रुबिस्को एंजाइम है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन CO2 से ज्यादा है तो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेशन करने लगता है। ऑक्सीजनेशन करने का मतलब C2 साइकिल चलाता है, और C2 साइकिल एक वेस्टफुल प्रोसेस है, हमें नहीं चलने देनी। इसीलिए हम कभी इनके मीजोफिल में रुबिस्को को नहीं रखते। रुबिस्को को कहाँ रखते हैं? बंडल शीट में रखते हैं। ठीक है, अच्छा। मीजोफिल में रुबिस्को है नहीं तो वहां पर कभी C2 होगा नहीं। रुबिस्को कहाँ रखी हुई है? बंडल शीट में। क्वेश्चन आता है C4 प्लांट्स ने अपनी रुबिस्को कहाँ रखी है? बंडल शीट में। इनके मीजोफिल में क्या है? सिर्फ पेप्टीज है। ठीक है, पढ़ लिया आपने, C3 भी पढ़ लिया, C4 भी पढ़ लिया। अगला आता है आपके पास फोटो रेस्पिरेशन, कि आखिर ऐसा फोटो रेस्पिरेशन में है क्या? फोटो रेस्पिरेशन को याद रखना, C2 साइकिल भी बोलते हैं, C2 साइकिल भी बोलते हैं। C3 प्लांट्स में रुबिस्को कभी कभी ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, तो CO2 फिक्स नहीं हो पाएगा। अब RuBP जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है ना, वो 2 मॉलिक्यूल PGA नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ठीक है, नहीं बना पाएगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो 5 ही कार्बन रह जाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल ही बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट का, एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का। इसी को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। CO2 का फिक्सेशन हुआ, 5 कार्बन से एक मॉलिक्यूल PGA का बना, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बना, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन में कोई ATP और NADPH नहीं बनता, उल्टा ATP यूज होता है। जिस CO2 को फिक्स करना था वो CO2 हम हवा में रिलीज कर देते हैं, तो CO2 का नुकसान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए C2 को वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। ATP बना नहीं, ATP यूज हो गया, CO2 हवा में उड़ गया, तो पूरा वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है C3 और C4 में, कि C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 अपने अंदर नहीं होने देता। C4 ने क्रैन्स एनाटॉमी रखी हुई है, वो अपने अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देता। C4 में फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। क्यों? क्योंकि ये अपना CO2 का कंसेंट्रेशन अपना एंजाइम यानी रुबिस्को के पास इंक्रीज करके रखते हैं। रुबिस्को को कोई दिक्कत नहीं आती, उसके पास बहुत सारा CO2 है, वो आराम से कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी करता है। जो C4 एसिड था आपके पास मीजोफिल में, that got broken down in the bundle sheath to release CO2। यही हुआ ना, आपने जो C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाया मीजोफिल में, उसे आप बंडल शीट में लाए, वहां उसको रिलीज किया CO2, रुबिस्को को सिर्फ CO2 मिला, तो आराम से फिर वहां पे C3 साइकिल हुई, C2 नहीं हुई। ये था आपका फोटो रेस्पिरेशन। एकदम लास्ट टॉपिक आपके पास इस चैप्टर का आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो रेस्पिरेशन। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ देख लो। फोटोसिंथेसिस मुझे लगता है इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे PYQ ना आए, हर एक जगह से PYQ है। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले आता है आपके पास ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।
ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक चीज बताई कि अगर कोई भी प्रोसेस है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको बहुत सारे फैक्टर्स रेगुलेट करे, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स उसको रेगुलेट करे, जैसे आपके नीट में सिलेक्शन को बहुत सारे फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं कि कितना फिजिक्स पढ़ा, कितना केमिस्ट्री पढ़ा, कितना बायो पढ़ा, कितना डेडिकेशन से पढ़ा, कितना चिंटू नोट्स रिवाइज किया, कितना चीट शीट रिवाइज किया, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन सा फैक्टर आपके मार्क्स डिटरमाइन करेगा, आपकी रैंक डिटरमाइन करेगा? तो जब एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर से रेगुलेट हो रहा हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस फैक्टर पे डिपेंड करेगी जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो नियरेस्ट टू मिनिमम है, जो अपनी ऑप्टिमम कंडीशन से कम पे प्रेजेंट है, लोवेस्ट फैक्टर है, जो लीस्ट लिमिटिंग फैक्टर है, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन करेगा। यानी आपका इस बार नीट में रैंक कितना इंक्रीज होगा, आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट डिटरमाइन करेगा। बायो और केमिस्ट्री में तो मैम पहले भी नंबर आ रहे थे, पिछली बार भी फिजिक्स में नंबर कम आए, अगर इस बार तुमने फिजिक्स में मेहनत कर ली तो नंबर आ जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिटरमाइन करता है? जो बहुत कम है आपका, जिसका अमाउंट, जो लिमिटिंग प्रेजेंट है, जो ऑप्टिमम नहीं है, उसको बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा। जो ऑलरेडी अच्छा है उसमें मेहनत करके क्या फायदा, है ना। तो वहां पर तो हालांकि रिविजन बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें क्या बताया था, कोई भी प्रोसेस अगर आपको उसका रेट पता करना है कि किस पे डिपेंड होगा, तो जो सबसे मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है ना, वो रेट डिटरमाइन करता है। ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर याद रखनी है बेटा, वो क्या है कि फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। आपको ये जो लाइट वगैरह दे रखा है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एक्सटर्नल है, बट कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी इसको रेगुलेट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आती है लीव्स, कितनी लीव्स हैं, नंबर, किस एज की लीव्स है, कैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनमें क्लोरोफिल कितना है, क्लोरोप्लास्ट कितना है, ये सारी चीजें लीफ के डिटरमाइन करती हैं। इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन भी डिटरमाइन करता है कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा, इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन भी डिटरमाइन करता है। एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी ने कि जो इंटरनल फैक्टर्स जिन पे प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड कर रहा है, वो है ग्रोथ एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये पूछा भी जाता है बेटा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये आपके पास आता भी है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के बाद आपके पास आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में 4 मेजरली हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और वाटर। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट बेटा एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी 400 से 700 नैनोमीटर, और ये मिलती है आराम से, है ना। अगर आप टोटल सनलाइट की बात करो तो हमें पता है, हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं 50% पार है, वो भी लाइट लिमिटिंग नहीं हो सकती, उसका भी आपको 2 to 10% ही चाहिए। तो क्या कभी लाइट की दिक्कत होगी प्लांट को? जनरली नहीं होती, याद रखना, जनरली लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। लाइट लिमिटिंग फैक्टर कब होता है बेटा? लाइट लिमिटिंग फैक्टर तब होता है अगर वो प्लांट आपका किसी शेड में है ना, एकदम घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, उसमें कोई छोटा प्लांट किसी बड़े प्लांट के नीचे आ गया, शेड में है, उसके लिए लाइट लिमिटिंग हो सकता है, वरना जनरल बहुत कम, बहुत रेयर होगा कि लाइट लिमिटिंग है। लाइट लिमिटिंग नहीं होती, या तो मौसम ऐसा है कि बहुत बादल आए हुए हैं तो लाइट लिमिटिंग है, वरना लाइट लिमिटिंग नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप कर्व देखोगे एनसीईआरटी वाला, है ना, कि यहाँ पर अगर मैं लाइट बढ़ा रही हूँ तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फर्क पड़ेगा? पहले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा पर फिर कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, और आगे देखोगे तो कम भी हो जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी दे दी ना, तो सारा जो पिगमेंट था ना, क्लोरोफिल, वो ब्रेक हो जाता है। क्लोरोफिल ब्रेक हो जाता है तो उसके, अगर आपने बहुत ही ज्यादा लाइट दे दी तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन होना। फोटो ऑक्सीडेशन होना पिगमेंट्स का, जो आपके पिगमेंट्स हैं उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा हाईलाइट में। तो ये तो था लाइट। दूसरा आता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। अब देखो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितना है? जैसे 0.03% हमारे पास CO2 रहता है, 78 नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन है, 0.03 CO2 रहता है। जो आपके C3 प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं, उनको बेटा 450 माइक्रोलीटर पर लीटर की कंसेंट्रेशन का CO2 चाहिए। इस पर ये सैचुरेशन शो करते हैं, यानी इससे ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन इतना चाहिए। वहीं जो आपके C4 प्लांट्स होते हैं वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर की कंसेंट्रेशन उन्हें CO2 की चाहिए सैचुरेशन शो करने के लिए, ठीक है। अब आप देखो हवा में कितना है? 0.03। अब मैं 0.03 से 0.04 कर दूंगी, 0.045 कर दूंगी, तो मेरा C4 प्लांट तो भर गया पेट उसका, उसको काफी है, उसको तो 360 भी काफी था, थोड़े से में उसका हो गया था।
लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा इंक्रीज करूंगी तो फायदा होगा तो मेरे C3 प्लांट्स को होगा, क्योंकि वो 0.045 तक का रख सकते हैं अपने पास, है ना, वहां पे सैचुरेशन है। एक बार रीड कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन 0.05 तक इंक्रीज करूं, 0.05 तक इंक्रीज करूं, तो इंक्रीज होगा CO2 की फिक्सेशन रेट में। इससे ज्यादा तो डैमेजिंग हो जाएगा, इससे ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा, सही बात है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, 0.05 के ऊपर दोनों को ही नहीं चाहिए ना, काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कंडीशन लाइट, बेटा याद रखना, लाइट और CO2 में ना प्लांट को सबसे पहले लाइट चाहिए, लाइट नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन ही नहीं होगा। CO2 का क्या कर लोगे, डार्क रिएक्शन का क्या कर लोगे, पहले तो लाइट चाहिए ना। अगर लाइट की कमी है, लो लाइट रिएक्शन है, तो ना तो C3 ना C4, कितना भी CO2 दे दो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो, CO2 का लाइट ही नहीं है, लाइट रिएक्शन ही नहीं हुई। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी हाई है, इनफ लाइट उनको मिल गई, तो C3 भी C4 भी दोनों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेंगे अगर आपने CO2 इंक्रीज किया तो आप समझ गए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइट, जो जनरली लिमिटिंग नहीं होती। लाइट मिल जाए, फिर प्लांट को चाहिए इनफ अमाउंट में CO2। जितना CO2 बढ़ाओगे रेट ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, 0.05 तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। C3 को याद रखना 0.045 तक चाहिए, C4 को 360 माइक्रोलीटर काफी होता है। अब क्योंकि आपके C3 प्लांट CO2 बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाते हैं, इसीलिए इसका फायदा उठाते हुए हम लोग कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स या प्लांट्स ग्रो करते हैं। एकदम हम बंद ग्रीन हाउस कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें CO2 बहुत ज्यादा है, CO2 ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, तो ईल्ड ज्यादा होती है। इससे हमने दो प्लांट्स बनाए हैं, एक बेल पेपर और एक टमेटो, याद रखना, बेल पेपर और टमेटो, ये हमने ग्रीन हाउस क्रॉप्स बनाए हैं C3, ठीक है, CO2 ज्यादा देकर। तो लाइट हो गया, CO2 हो गया, फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में बेटा डार्क रिएक्शन को अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम है। अगर मैं C4 प्लांट की बात करूं, हाई टेम्परेचर दोगे तो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। C3 को ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, लोअर टेम्परेचर चाहिए। याद रखना, जो आपके C3 प्लांट्स होते हैं वो टेम्परेट है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेट कंडीशन में ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इनको सूटेबल नहीं है। वहीं जो आपके C4 है वो 30 टू 40 बेटा, 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये ट्रॉपिकल है, तो इनको हाई टेम्परेचर दोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लास्ट में आता है वाटर। अब वाटर के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है कि अगर वाटर का स्ट्रेस होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा को टर्जिडिटी चाहिए। तो अगर वाटर की दिक्कत हुई तो स्टोमेटा बंद, तो CO2 नहीं आएगा, CO2 नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अफेक्ट तो हो रहा है फोटोसिंथेसिस पे, लेकिन वाटर का अफेक्ट फोटोसिंथेसिस से ज्यादा डायरेक्टली पूरे प्लांट पर है। प्लांट में लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, लीफ बेचारी मुड़ जाएगी, प्लांट लीव्स विल्ट कर जाएंगी, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी। तो वाटर तो एक ऐसी चीज है ना बेटा, जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं, पूरे के पूरे प्लांट को ही अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइट, फिर CO2, टेम्परेचर और वाटर। टेम्परेचर में C4 को थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, C3 को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। CO2 की अगर बात करोगे, C3 को ज्यादा CO2 चाहिए, C4 कम CO2 पे खुश है। और लाइट ज्यादातर नहीं होता लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना फोटोसिंथेसिस चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से, एक भी पॉइंट आई गेस हमने मिस नहीं किया। आप एनसीईआरटी चाहे दोबारा देख लीजिएगा, वैसे इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम जल्दी रेस्पिरेशन में रिवाइज कर लेंगे, फिर बस एक चैप्टर रह जाएगा, ट्रांसपोर्ट और प्लांट फिजियो खत्म। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।